हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने इकोनॉमिक्स क्लास 12 का सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था। उसमें हमने एक्सप्लेन किया अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। तो अर्थव्यवस्था की 3 मुख्य केंद्रीय समस्याएं हैं जो कि प्रोफेसर सैमुअल्सन ने बताई। इसके अतिरिक्त 2 समस्याएं प्रोफेसर लेफ्टविच और स्टिग्लर ने बताई। अब हम करेंगे कि इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कैसे होगा। तो जो हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं, आर्थिक समस्याएं हैं, इनका समाधान या सॉल्यूशन कैसे होगा, ये डिपेंड करता है कि हम किस तरह की अर्थव्यवस्था में हैं। हमारे पूरी संसार में 3 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं पाई जाती हैं। पहला है मार्केट इकोनॉमी, इसे बोलते हैं बाजार अर्थव्यवस्था। दूसरी है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, इसको बोलते हैं केंद्रीय योजनाकृत अर्थव्यवस्था। तीसरी है मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो तीनों में क्या अंतर है? जो बाजार अर्थव्यवस्था है, मार्केट इकोनॉमी है, इसमें क्या होगा, क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है, कैसे करना है, ये सब निर्णय बाजार शक्तियां, मार्केट फोर्सेस के आधार पर लिए जाएंगे। इस अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य होता है लाभ कमाना। केवल उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन किया जाएगा जिससे कि लाभ अधिकतम हो। उतना उत्पादन किया जाएगा जिससे कि उत्पादक अपना लाभ अधिकतम कर सके। क्या तथा कितना, जो वस्तु अधिक लाभ देगी उसी का उत्पादन करेंगे। कैसे? जिस तकनीक से अधिक लाभ कमाया जा सके उसी तकनीक का प्रयोग किया जाएगा। और तीसरा क्या था? क्या उत्पादन करना है, कितना करना है, कैसे करना है और किसके लिए। किसके लिए में क्या होगा, सिर्फ उसी वर्ग के लिए उत्पादन किया जाएगा जिसमें अधिक लाभ कमाने की संभावना हो। तो बाजार अर्थव्यवस्था में जितने भी निर्णय होंगे, बाजार शक्तियां, मार्केट फोर्सेस करेंगी, जिससे हमें अधिक लाभ मिलेगा, केवल उन्हीं तथा उसी प्रकार से वस्तुओं का उत्पादन किया जाएगा। दूसरा है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, केंद्रीय योजनाकृत अर्थव्यवस्था। तो इसमें क्या होता है, इसमें सारा नियंत्रण सरकार के हाथ में होता है। और सरकार क्या करना चाहती है, हमारा जो सामाजिक कल्याण है उसको अधिकतम करना चाहती है, ज्यादा से ज्यादा लोगों की भलाई करना चाहती है। तो सरकार में क्या होगा कि उस वस्तु का उत्पादन किया जाएगा जिससे कि पूरे समाज का कल्याण हो। उस तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा जिससे कि समाज का कल्याण हो। जैसे कि अगर समाज में बेरोजगारी अधिक है तो श्रम प्रधान तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा, चाहे उसको इस्तेमाल करना महंगा हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो केंद्रीय योजनाकृत अर्थव्यवस्था है, इसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है बल्कि सामाजिक कल्याण को अधिकतम करना है। तीसरा है मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था, जैसे कि भारत की अर्थव्यवस्था है। इसमें निर्णय बाजार शक्तियों और सामाजिक कल्याण दोनों को ध्यान में रखकर किए जाते हैं। कुछ चीजों का उत्पादन बाजार शक्तियों पर छोड़ा जाता है, जैसे कि कपड़ा है, लोहा है, इस्पात है, तो उतना उत्पादन किया जाएगा जिससे कि लाभ अधिकतम हो। प्राइवेट व्यक्ति, निजी व्यक्ति उन वस्तुओं का उत्पादन करेंगे जिससे वे अपना लाभ अधिकतम कर सकें। और कुछ चीजें जैसे कि रेलवे है, वो किसके हाथ में है? सरकार के हाथ में। अब ट्रेन हैं, इतनी दूर दूर रेल चलती है लेकिन उसका किराया बहुत कम होता है। किस लिए? क्योंकि निर्धन व्यक्ति, गरीब व्यक्ति भी उसका लाभ उठा सके और सामाजिक कल्याण, सोशल वेलफेयर अधिकतम हो सके। तो हमारी जो केंद्रीय समस्याएं हैं उनका समाधान इस पर निर्भर करता है कि हम किस तरह की अर्थव्यवस्था में हैं। अगर हम बाजार अर्थव्यवस्था में हैं तो उन वस्तुओं का तथा उस प्रकार से उत्पादन किया जाएगा जिसमें लाभ अधिकतम हो। अगर हम केंद्रीयकृत अर्थव्यवस्था में हैं तो उन वस्तुओं तथा तकनीकों का उत्पादन किया जाएगा जिससे कि कल्याण में वृद्धि हो। और अगर हम मिश्रित में हैं तो कुछ वस्तुओं का उत्पादन इस प्रकार किया जाएगा कि लाभ अधिकतम हो तथा सामाजिक कल्याण का भी ध्यान में रखा जाएगा। तो आगे है उत्पादन संभावना वक्र या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इसका मतलब क्या है? उत्पादन संभावना, संभावना है उम्मीद। तो इसमें हम क्या देखते हैं बेटा कि
दिए हुए साधनों और तकनीक का इस्तेमाल करके एक अर्थव्यवस्था में कुल कितने उत्पादन की संभावना है या अधिकतम कितना उत्पादन किया जा सकता है। अगर हमारे पास कुल जितने साधन हैं, कुल स्थिर साधन जो हमारे पास हैं, उन सभी साधनों का प्रयोग करके हमें कुल कितने उत्पादन की संभावना है या हम कुल कितना उत्पादन कर सकते हैं, उस वक्र को बोलते हैं उत्पादन संभावना वक्र। इसे ट्रांसफॉर्मेशन लाइन या रूपांतरण वक्र भी कहा जाता है। जैसे कि हम मान लो हमारी अर्थव्यवस्था दो ही वस्तुओं का उत्पादन करती है, एक है गेहूं और एक है कपड़ा। अगर हम सारे साधन कपड़े पर लगा देंगे, हमारे पास जितने भी साधन हैं सभी कपड़े पर लगा दिए, तो गेहूं कितना रह जाएगा? 0। और कपड़ा कितना उत्पादन कर पा रहे हैं हम? 12। अगर हम क्या करते हैं, दोनों वस्तुओं का उत्पादन करना चाहते हैं, अगर हम गेहूं का उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं तो हमें कपड़े का कम करना पड़ेगा, तभी हम गेहूं का बढ़ा पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने सारे साधन किस पर लगा रखे हैं? कपड़े पर। हमने उन साधनों में से कुछ साधन निकाले और गेहूं का उत्पादन बढ़ाया। गेहूं का उत्पादन कितना हो गया? 0 से 2। और कपड़े का उत्पादन कितना हो गया? 12 से 10। अब अगर हम गेहूं का उत्पादन और बढ़ाना चाहते हैं, 2 से उत्पादन 4 करेंगे तो कपड़े का उत्पादन 10 से कम होकर कितना रह गया? 6। उसके बाद हमने गेहूं का उत्पादन थोड़ा और बढ़ा लिया, 4 से कितना कर दिया? 6। तो कपड़े का उत्पादन कितना रह गया? 0। क्यों? क्योंकि हमने सभी साधन कपड़े से हटाकर किस में लगा दिए? गेहूं में। तो हम अपने सीमित साधनों से या तो अधिकतम 12 इकाइयां कपड़ा उत्पादन कर सकते हैं या फिर 6 इकाइयां गेहूं का उत्पादन कर सकते हैं। और इसके बीच में भी हमारे पास ये अलग अलग संयोग हैं। तो अगर हम इसको वक्र पर दर्शाते हैं तो इसको बोलते हैं उत्पादन संभावना वक्र। जैसे कि यहाँ पर क्या है? यहाँ पर कपड़ा, हम केवल कपड़े का उत्पादन कर रहे हैं, 12 इकाइयों का उत्पादन कर रहे हैं, और गेहूं यहाँ पर क्या है? 0। अगर हम सारे साधन गेहूं पर लगा रहे हैं तो हम 6 इकाइयां गेहूं का उत्पादन कर रहे हैं, और यहाँ पे कपड़े का उत्पादन कितना है? 0। और इसके बीच में B, C, D ये अलग अलग संयोग हैं। तो इस उत्पादन संभावना वक्र पे या इस वक्र के अंदर जितने संयोग हैं उनको हम प्राप्त कर सकते हैं, उनको बोलते हैं अटेनेबल ऑप्शंस या फिर प्राप्य संयोग। इन संयोगों को हम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन मान लो ये पॉइंट है, E है, F है, G है, इनको हम प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास साधन ही इतने हैं, इससे अधिक तो हमारे पास साधन ही नहीं है। तो इन संयोगों को हम अटेन नहीं कर सकते, तो ये हमारे लिए अटेनेबल नहीं होंगे, अनअटेनेबल होंगे। इनको हम अटेन नहीं कर सकते, अनअटेनेबल, अप्राप्य संयोग, इनको हम प्राप्त नहीं कर सकते। हम केवल उन्हीं संयोगों को प्राप्त कर सकते हैं जो या तो इस कर्व पे हैं या फिर इसके अंदर हैं। लेकिन अगर हम इसके अंदर के संयोगों की बात करें, जैसे कि पॉइंट H, I, J, K, जितने मर्जी पॉइंट हो इसके अंदर, अगर हम यहाँ पर उत्पादन करेंगे तो हमारे साधन व्यर्थ हो जाएंगे। लेकिन हमने क्या पढ़ा कि साधनों का पूर्ण प्रयोग कैसे हो, हमें साधनों का पूर्ण प्रयोग करना है। यहाँ पे अगर हम H बिंदु पर उत्पादन कर रहे हैं तो हम इतना गेहूं और इतना कपड़ा और इतना गेहूं का उत्पादन कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में हम कर कितना सकते हैं? 12 इकाइयों का उत्पादन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हम लगभग 6 ही इकाइयों का उत्पादन कर रहे हैं। तो हम अपने साधनों का पूर्ण प्रयोग नहीं कर रहे। इसलिए जो ये संयोग हैं, यहाँ पर सभी साधनों का पूर्ण प्रयोग होता है। इसके अंदर के संयोग हम प्राप्त कर सकते हैं, प्राप्य संयोग हैं, लेकिन यहाँ पर साधनों का पूर्ण प्रयोग नहीं होगा। और इसके बाहर के संयोग वो हम प्राप्त ही नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास साधन सीमित हैं और इन संयोगों को हम प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास साधन केवल 12 इकाइयों के लिए है। इतनी इकाइयां उत्पादन करने के लिए हमारे पास साधन नहीं है। ये जो उत्पादन संभावना वक्र है, ये कुछ मान्यताओं पर आधारित है। इसकी क्या मान्यताएं हैं? मेन इसकी 4 मान्यताएं हैं। पहला है स्थिर साधन।
कि जो उत्पादन के साधन हैं वो स्थिर रहते हैं, वो ना तो कम होते हैं और ना ही अधिक होते हैं, उनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। दूसरा है पूर्ण प्रयोग। जितने भी हमारे ये स्थिर साधन हैं, हम इन सभी साधनों का पूर्ण प्रयोग करते हैं, इनमें से कोई भी साधन व्यर्थ नहीं जाता, खराब नहीं जाता। तीसरा है स्थिर तकनीक। उत्पादन की तकनीक स्थिर रहती है, तकनीक में कोई परिवर्तन नहीं होता। मतलब कि अगर हम पूंजी प्रधान तकनीक का प्रयोग कर रहे हैं तो वही करते रहेंगे, और अगर हम श्रम प्रधान तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वही करेंगे। हम तकनीक में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। अगला है दो वस्तुएं, कि एक अर्थव्यवस्था में केवल दो ही वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। यहाँ पे हमने कौन सी दो वस्तुएं ली थी? कपड़ा और गेहूं। हम केवल दो ही वस्तुओं का उत्पादन करते हैं और अधिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते। आगे है उत्पादन संभावना वक्र की विशेषताएं। तो जो हमने ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बनाया था, इसकी क्या विशेषताएं हैं? पहला है स्लोप्स डाउनवर्ड, या ढलान नीचे की ओर। इस वक्र का ढलान ऊपर से नीचे की ओर होता है, जैसे कि ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें हम दोनों वस्तुओं का उत्पादन एक साथ नहीं बढ़ा सकते। अगर एक का उत्पादन बढ़ाएंगे तो दूसरे का उत्पादन कम करना पड़ेगा। अगर हम दोनों वस्तुओं का उत्पादन एक साथ बढ़ाना चाहें तो नहीं बढ़ा सकते, एक का बढ़ाएंगे तो दूसरे का कम करेंगे। तो इसलिए इसका ढलान ऊपर से नीचे की ओर होता है। जैसे कि अगर हम इस पॉइंट की बात करें, मान लो हम इतने कपड़े का उत्पादन कर रहे हैं, तो अगर हम कपड़े का उत्पादन यहाँ से बढ़ाकर यहाँ करना चाहते हैं तो हमें गेहूं का उत्पादन यहाँ से कम करके इतना करना पड़ेगा। हम दोनों वस्तुओं का उत्पादन एक साथ नहीं बढ़ा सकते, इसलिए इस वक्र का ढलान नीचे की ओर होता है। दूसरा है मूल बिंदु की ओर नतोदर, कनकेव टू ओरिजिन। कनकेव टू ओरिजिन ये होता है ओरिजिन, मूल बिंदु। इसका जो ढलान है मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है। इस शेप को बोलते हैं कनकेव, और ये शेप होती है कन्वेक्स, उसको बोलते हैं उन्तोदर। तो ये उन्तोदर नहीं नतोदर है, कन्वेक्स नहीं कनकेव है। क्यों? क्योंकि इसमें जो हमारा सेक्रीफाइस है, हमारा त्याग है, वो लगातार बढ़ता जाता है। किस लिए बढ़ रहा है? देखो यहाँ पे सारे साधन कपड़े पे लगाए तो कपड़ा कितना उत्पादन हो रहा है? 12, और गेहूं कितना है? 0। अब हमने गेहूं में कितनी वृद्धि की? 2 की वृद्धि की, और कपड़े में कितने की कमी की? 2 की। 12 से कितना हो गया? 10। अब अगले 2 में गेहूं की वृद्धि कितनी हुई? 2 से 4, 2 ही वृद्धि हुई, लेकिन कपड़े में कमी कितने की हुई? 4। आगे 2 और इकाइयां बढ़ी, 4 से कितनी हो गई? 6, लेकिन कमी कितनी हुई? 6। पहली 2 इकाइयां बढ़ाने के लिए हमने कितना त्याग किया? 2। अगली 2 इकाइयां बढ़ाने के लिए हमने कितना त्याग किया? 4। अगली 2 इकाइयां बढ़ाने के लिए हमने कितने का त्याग किया? 6। तो ये जो त्याग है वो लगातार बढ़ता जाता है, इसलिए इसकी शेप मूल बिंदु की ओर नतोदर होती है। अगर ये त्याग लगातार घटता तो ये इस प्रकार का बनता, लेकिन ये त्याग लगातार बढ़ रहा है, इसलिए ये कनकेव होता है, मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है। और ये त्याग बढ़ता क्यों है? क्योंकि हमारे सभी साधन सबसे अच्छा उत्पादन किसका कर रहे हैं? कपड़े का। तो जो मजदूर या जो श्रमिक कपड़े का उत्पादन कर रहे हैं, अगर हम उनको कपड़े से हटाकर गेहूं पर लगा दें, क्या वो उतने अच्छे तरीके से गेहूं का उत्पादन कर पाएंगे? क्या उनको गेहूं के बारे में इतनी जानकारी होगी? नहीं होगी। तो हम यहाँ से तो काम कर रहे हैं, लेकिन हम गेहूं का उत्पादन उतना अधिक नहीं बढ़ा पाएंगे, क्योंकि हमारे साधन हर एक चीज में बराबर के एफिशिएंट या उनमें इतनी क्षमता नहीं होती कि जितने क्षमता से वो गेहूं उत्पादन कर रहे हैं उतनी ही क्षमता से वो कपड़ा बना पाए, या जितनी क्षमता से वो कपड़ा बना रहे हैं उतने ही अच्छे तरीके से वो गेहूं भी उत्पादन कर पाए। जैसे कि फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारी को अगर हम गेहूं उत्पादन करने के लिए खेत में छोड़ दें तो शायद उसको ये भी नहीं पता हो कि गेहूं कौन से मौसम में लगाया जाता है, तो क्या वो पैदावार बढ़ा पाएगा? नहीं, वो इतनी उत्पादन नहीं कर पाएगा, नुकसान ज्यादा होगा और उत्पादन में वृद्धि कम होगी। तो प्रत्येक 2 इकाइयां बढ़ाने के लिए हमें पहले की तुलना में अधिक त्याग करना पड़ रहा है, इसीलिए इसका ढलान मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है। उम्मीद है आपको ये सब समझ आया होगा। थैंक यू।